हैं पद, यानी पद क्या होता है। तो जैसा कि अभी पीछे हमने पढ़ा कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, तो उन्हीं से बना हुआ है पद। यानी जब हम चर और अचर को, यानी जो हमारे चर हैं और जो हमारे अचर पद हैं, उनको जब हम प्लस या माइनस करके या माइनस करके जब लिखते हैं तो उन्हीं सबको हम बोलते हैं पद। जैसे मैं यहां लिखूं 2x + 2, तो मैं कहूं कि इसमें बताइए कितने पद हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि प्लस माइनस करके कितनी चीजें अलग अलग लिखी गई हैं। पद का मतलब अलग अलग जो चीजें लिखी गई हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पद। जैसे यहाँ पे 2x एक पहला पद और यहाँ पे 2 एक दूसरा पद, यानी जितनी भी चीजें जो प्लस माइनस करके लिखी जाती हैं उनको ही हम बोलते हैं पद। और पद जो होते हैं, और देखिए जैसे एग्जांपल्स के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पे 3x² प्लस का यहाँ पे 2x और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यानी हमारे जो पद हैं यहाँ पे जो भी स्क्वायर है यानी दो घात है तो पदों की संख्या एक बढ़ जा रही है, यानी जितने भी घाते हैं उससे एक ज्यादा हमारा आता है पद। यहाँ पर देखिए घात एक था तो यहाँ पर जो हमारे पद आए हैं वे टोटल हैं 2 पद, और यहाँ पे घात जैसे ही 2 हुआ तो पदों की संख्या बढ़कर 1 2 और यहाँ पे हो गई 3। यानी ऐसे सारी चीजें, यानी ऐसे सारे अचर और चर जिनको प्लस माइनस करके अलग अलग लिखा जाता है उन्हीं को हम बोलते हैं पद। तो आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से पद की भी परिभाषा बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। तो देखिए अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक, यानी जो हमारा है गुणांक, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉफिशिएंट। यानी गुणांक क्या होता है, तो गुणांक चिल्ला चिल्ला कर अपने आप ही कह रहा है कि मैं गुणांक हूं भैया, मैं गुणांक हूं। तो गुणांक का मतलब होता है गुणा में क्या चीज लिखा है, गुणा में लिखा हुआ अंक। अगर इसको हम अलग अलग देखेंगे तो गुणा और प्लस होगा यहाँ पे अंक, यानी कि गुणा करके जो लिखा गया है अंक उसी को बोलते हैं गुणांक। तो अब ये गुणांक कहाँ लिखा रहेगा इसको समझना है। यानी जो भी हमारे चर दिख रहे हैं तो इसकी सीधी परिभाषा है, यानी चर के गुणा में लिखा गया अंक, चर के गुणा में लिखा गया अंक, यानी चर के गुणा में लिखा गया अंक होता है हमारा गुणांक। तो बहुत ही अच्छे ढंग से हमने इसको समझ लिया कि गुणांक क्या होता है। अब देखिए कहां पे दिख रहा है ये गुणांक। जैसे मैं कहूं यहाँ पे कि यहाँ पे बताइए आप x की घात 1 का गुणांक क्या है, तो इसका मतलब मैं देखूंगा x के बगल में कौन लिखा, मैंने देखा x के बगल में लिखा है 2, तो इसका मतलब x की घात 1 का जो गुणांक है वो हमारा है 2। तो हमने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको फाइंड आउट कर लिया कि गुणांक क्या होता है। जैसे मैं कहूं यहाँ पे x² के गुणा में कौन है, यानी मैं इसको ऐसे कहूंगा कि x² के गुणांक में क्या लिखा है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 3 लिखा है, यानी x² का गुणांक जो हमारा होगा वो होगा 3। इसके बाद मैं कह दूं यहाँ पे x का गुणांक बताइए क्या है, तो यहाँ पे x के गुणांक में लिखा है 2, तो x का गुणांक हो जाएगा यहाँ पे 2। उसके बाद मैं कह दूं कि x की घात 0 के गुणांक में कौन है, तो यही आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पे सभी चीजें सिस्टमेटिक लिखी जाती हैं, यानी एक घात के बाद यानी यहाँ पे ऐसा अंक भी है, यानी ऐसी चर संख्या भी है जिसकी घात 0 है। जैसे मैं यहाँ लिखूं x की घात 0, तब हमको पता है कि किसी का भी घात अगर 0 होता है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो यहाँ मैं बोलूंगा x की घात 0 का जो गुणांक है वो हमारा है 2। इस प्रकार हमने जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया कि गुणांक क्या होता है। तो गुणांक की सीधी सी एक परिभाषा है, यानी चरों के गुणा में लिखा गया अंक कहलाता है हमारा गुणांक। इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक यानी पावर, यानी घात क्या होता है। तो हमारा जो घात होता है, ये जो भी हम चर देख रहे हैं इन चरों के ऊपर, यानी इन चरों के ऊपर लिखी गई संख्याओं को हम बोलते हैं घात। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं एग्जाम्पल के रूप में, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे मैंने लिखा 2x की घात 3। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे x जो है हमारा एक चर है, तो चर के घात के ऊपर यानी इसी को बोलते हैं घात, यानी चर के ऊपर जो लिखा गया है, चर के ऊपर यानी माथे पर जो लिखा गया अंक है उसी को बोलते हैं हम यहाँ पे पावर, यानी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में घात। उसके बाद मैं कह दूं कि x की घात 3 इसका गुणांक बता दीजिए, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 2 है, तो 2 हमारा गुणांक है और यहाँ पे जो हमारा 3 है ये हमारा है इस चर की घात। तो इसी प्रकार बहुत सारे नंबर होते हैं और हमेशा याद रखिए काफी नोट पॉइंट है, यानी जो भी चर की अधिकतम घात होती है, यानी चरों के अंदर जो सबसे बड़ा वाला घात होता है
वही हमारा कहलाता है, चर की अधिकतम घात ही कहलाती है उस यानी उस समीकरण या उस बहुपद की घात। जैसे मैं कहूं यहाँ पे एक और एग्जांपल लूं, यहाँ पे 2x² प्लस 3x प्लस का यहाँ पे 2 है। अब जैसा कि यहाँ पे एक द्विघात समीकरण यानी द्विघात समीकरण इसको नहीं बोलेंगे, अभी वो समझेंगे समीकरण और बहुपद क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये बहुपद है, तो इसके बाद मैं पूछूं यहाँ पे कि इसमें बताइए घात क्या होगा, तो हमें घात यहाँ भी घात दिख रहा है, यहाँ भी घात 2 दिख रहा है, तब ये नहीं करना, हमें जोड़ देना है। हमें देखना है कि बहुपद में सबसे ज्यादा वाले चर के ऊपर घात कितनी है, तो सबसे ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे 2, तो इसका मतलब इस बहुपद की जो घात होगी वह हमारी हो जाएगी 2। तो आशा करता हूं आपको ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो गए होंगे। पहला पॉइंट था हमारा पद, यानी पद क्या होते हैं, तो पद सिंपल सी बात है, जो प्लस माइनस करके लिखे गए नंबर्स हैं या जो चर है हमारे वो हमारे कहलाते हैं पद, और जितनी ज्यादा पावर्स रहेगी उससे एक एक्स्ट्रा हमारा पद आएगा। जैसे कि एग्जांपल से हमने देखा कि यहाँ एक घात था तो यहाँ पदों की संख्या जो है 2 है, और यहाँ पे 2 घात था तो पदों की संख्या जो है 3 है। ऐसे ही अगर घात 4 रहेगी तो पदों की संख्या हो जाएगी 5। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक देखा गुणांक। गुणांक क्या होते हैं, तो इन्हीं चरों के गुणा में लिखे गए नंबर्स यानी जो हमारे चर दिख रहे हैं इनके गुणा में जो लिखा गया अंक है उसी को बोलते हैं गुणांक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा घात, यानी पावर क्या होती है, तो पावर बेसिकली क्या होती है कि जो भी चर हैं उनके ऊपर सबसे अधिक वाली जो घात लिखी यानी सबसे अधिक जो नंबर लिखा है उसी को हम बोलते हैं घात। यहाँ पे जैसे इस चर के ऊपर 3 घात है तो हम कहेंगे कि 3 जो है घात है, और यहाँ x के गुणा में अंक जो लिखा है वो हमारा एक क्या है, गुणांक है। और इस प्रकार 2x² प्लस 3x प्लस 2 में हमने पूछा घात क्या होगा, तो घात हमेशा वही होगी जो सबसे ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा हमको दिख रहा है 2, तो इस बहुपद की जो घात हो जाएगी वो हो जाएगी 2। तो इस प्रकार हमने बहुत ही आसानी से इन सभी टॉपिक्स को कवर किया। तो पहला चीज हमने देखा चर क्या होता है, दूसरा अचर क्या होता है, उसके बाद तीसरा चीज हमने देखा पद क्या होते हैं, उसके बाद जो है हमने चौथा चीज देखा यहाँ पे गुणांक क्या होता है, उसके बाद सबसे लास्ट यहाँ पे देखा कि पावर क्या होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ये सारी जो टॉपिक्स हैं अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने जो मेन टॉपिक हमारा था 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से चर्चा करेंगे क्या होते हैं। अब जब हमने चर समझ लिया तो ये बहुत समझना बहुत ही आसानी होगी। देखते हैं आगे। तो देखिए बढ़ते हैं हम अपने जो मेन टॉपिक है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी आखिर ये होता क्या है। तो हमने अभी अभी सीखा यहाँ पे कि चर क्या होते हैं, जैसा लिखा है यहाँ पे 2 चर, 2 का मतलब एक संख्या है 2, और चर का मतलब ऐसी चीजें जिनका मान बदलता हो, यानी ऐसी वैल्यू जैसे मैं कहूं x y z t u v, ये सभी हमारे क्या हैं, चर हैं। तो जब 2 ऐसे आ जाएं यानी या तो हो x y या तो हो t u या तो हो t x, यानी ऐसे 2 चीजें जिनका मान बदलता हो आ जाएं, और उसके बाद लिखा है यहाँ पे रैखिक। तो रैखिक का मतलब समझिए, रैखिक का मतलब अगर कहीं भी वर्ड यूज आ जाए तो इसका मतलब होता है एक सरल रेखा, यानी चर की घात 1। यानी रैखिक का मतलब होता है कि जो भी चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, यानी चर की अधिकतम घात जो होगी वह 1 होनी चाहिए। यानी कोई भी चाहे वो बहुपद हो या हमारा एक समीकरण हो, उसमें अगर चर की घात यानी जो भी बदलने वाली चीजें हैं उसमें अगर घात 1 हो गया, ज्यादा से ज्यादा यानी सबसे ज्यादा घात 1 हो गया, यानी 1 से ज्यादा ना हो, 1 से कम रहेगा चलेगा लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं रैखिक, उसको हम बोलते हैं रैखिक। इसके बाद समीकरण, समीकरण कहीं भी बनेगा इक्वल का चिन्ह लगा होगा, यानी कोई भी समीकरण अगर हम बनाते हैं तो उसके बीच में सिंबल जो होता है इक्वल का रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आता है युग्म। युग्म का मतलब होता है पेयर, यानी पेयर का मतलब जोड़ा, यानी 2 चीजें एक साथ मिल जाएं, यानी जोड़ा आम हमने बनाया है अपने जो क्लास थे आर्ट्स के जो क्लास थे। तो पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जिसको हम बोलते हैं युग्म। तो सीधी सीधी इसकी परिभाषा ये बन गई, यानी जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है 3rd चैप्टर क्लास 10th का, उसका जो पूरा डेफिनेशन ये बना कि हमको इसमें पढ़ना है 2 चर दिए होंगे, यानी कोई भी 2 चर होंगे और वो ये कैसे होंगे, रैखिक होंगे, और जो भी चर होंगे वो हमारे होंगे रैखिक। रैखिक का मतलब जिनकी अधिकतम घात चरों की 1 होगी, उसके बाद वो इक्वल करके लिखे होंगे, और हमेशा 2 चर मिलेंगे, यानी 2 चर ऐसे होंगे जिनकी घात अधिकतम 1 होगी
और इक्वल के साइन के साथ लिखे होंगे तो उन्हीं को हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे यहाँ पे देखिए, तो इसका जो व्यापक रूप होता है वह होता है ax प्लस by प्लस का c इक्वल टू 0। यानी जो भी इसका व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस का c इक्वल टू 0। हमेशा जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे वे इसी रूप में होंगे। अब यहाँ पे a b c इन सभी की जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है। जैसा कि हमने बताया है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं जितनी प्रकार की हम संख्या पढ़ते हैं, या तो 1/2, 0.5, 2, √3, यानी कोई भी संख्या ले लीजिए, तो इस a b c की जगह हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है थोड़ी सी एक जो है कंडीशन होनी चाहिए कि यहाँ जो a है और यहाँ पे जो b है इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी रख सकते हैं हम, a की जगह b की जगह कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बस 0 नहीं रख सकते। उसका रीजन ये है कि अगर हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो x की एक घात वाली खत्म हो जाएगी पूरी, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है 0। तो यहाँ पे दो चर ही खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ कहाँ से दो चर वाला रैखिक समीकरण बचेगा। तो इसीलिए हमारा जो है a और b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हम वैल्यू रखेंगे तो इस प्रकार से बनते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि हम एग्जांपल्स के रूप में यहाँ पे समझते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2x प्लस का 3y इक्वल टू 0। तो ये अपना जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण है। युग्म का मतलब इसी के जैसा एक और समीकरण, यानी उसमें भी दो चर हों और वो भी एक कैसा हो, रैखिक हो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। इस प्रकार हम कहेंगे कि ये जो हमारे दोनों समीकरण है यह दो चर वाले भी हैं। इसमें देखिए दो चर कौन है, x है और y, और रैखिक भी हैं। रैखिक का मतलब इनकी जो घातें हैं वो अधिकतम घात 1 है। और यहाँ पे समीकरण क्यों बोला जा रहा है, तो जब भी कोई भी मतलब बीजीय व्यंजक यानी जो बीजगणित वाले हों जिसमें चर अचर यानी संख्या और XYZ सभी लिखे हों और वो बराबर के निशान में लिखे हों उनको हम बोलते हैं समीकरण। यदि वो बराबर के निशान में नहीं लिखे हों तो उनको, जैसे मैं लिखूं 2x प्लस 3y, बस इतना लिखा, तो इसको हम कहेंगे बहुपद है। और इन सभी जो इक्वल के साइन के साथ लिखे हैं इनको हम बोलेंगे ये सभी हमारे समीकरण है। तो इस प्रकार हमने बहुत ही अच्छे ढंग से इस जो टॉपिक का जो लाइन था एक एक लाइन को क्लियर किया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इनके हल कैसे आते हैं, यानी जो x के मान y के मान इनको निकाला कैसे जाता है। तो इनके लिए भी कई तरीके हैं जिनको हम 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक के साथ।